हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर्स ऑफ द चैप्टर हाइड्रोजन। आज हाइड्रोजन का पोस्टमार्टम होगा, एक एक लाइन डिस्कस की जाएगी ताकि आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक एक नंबर की कीमत उसको पता है जो कट ऑफ से रुक जाता है। फिलहाल कट ऑफ की बात नहीं हो रही, हमें तो 150 का गोल है हमारा। तो तैयारी है जीत की? ऑफ कोर्स जीत की तैयारी, और जीतने के लिए ही हम यहाँ रोज सीखने आते हैं, क्योंकि हमारा तो सिंपल सा फंडा है, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करें सेशन। अरे आज भी 2 लाइनों का इंतजार है, याद तो है ही नहीं आज, फिर भी सोचते हैं, कुछ तो सोचते हैं। कहीं पढ़ा था कि हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं, हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं, हर एक मुश्किल में ताकत की दवा देता है। बच्चों, बहुत अच्छी लाइन थी, अक्सर मन को छू जाती कि हौसला किसी हकीम से कम नहीं, अक्सर हर मुसीबत में ताकत की दवा देता है। यानी जब आप अपने गोल को पाने के लिए हौसला कर लो, पैशनेट हो जाओ, तो आपके अंदर उस गोल को अचीव करने की ताकत अपने आप ही आ जाती है। हर एक मुश्किल आसान लगने लगती है, हर चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार होते हो। जिंदगी चुनौतियों का ही नाम है, अप्स एंड डाउन्स। अगर जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ना आए तो जिंदगी जिंदगी क्यों कहलाए? सिंपल, बेरंग हो जाएगी यार। एक सीधा सा ट्रैक है, चलते 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 बोर हो जाओगे। जब उसमें अप्स एंड डाउन्स होगा, वो कहते हैं ना, थ्रिल बना रहना चाहिए। तो जब तक लाइफ में थ्रिल नहीं रहेगा, तब तक जिंदगी जीने का मजा कहाँ आएगा? बस, लेकिन उस थ्रिल को, उस एडवेंचर को भी हम तभी पार कर सकते हैं जब हम हौसला बनाए रखें, हार से हारे नहीं, उसका सामना डट के करें, क्योंकि हम हमेशा यहाँ क्या करने आते हैं? जीतने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं जीतने की, और आज हम सीखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, पार्टी रेडी हाइड्रोजन स्टार्ट करने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे आकर पहली बार देख रहे हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फटाफट। ठीक है? और बच्चों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ, तो वहाँ पे भी आपको नंबर है। जो आपके लिए इजी पड़े वो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इजी है या फिर पहला कमेंट इजी है, दोनों चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। ठीक है बच्चों, हमने अपने बहुत सारे अपने नोट्स के PDF टेलीग्राम चैनल पे अपने डाले हुए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ से वो PDF ले सकते हैं। study.mantra-MNS हमारे चैनल का नाम है, सर्च करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें और वहाँ से PDF ले लें। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कहानी मेरी जुबानी, पक्का है कि बोर नहीं होने देना है। केमिस्ट्री थोड़ी सी, वो कहते हैं बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में बहुत फेमस लाइन है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात को रटो दिन में सफ़ा। ये वाला मंजर ना आए, इसलिए बोर नहीं होने देना है और कोशिश करनी यहीं पे याद हो जाए, ताकि रटने की नौबत ना आए और ये ना कहना पड़े कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात को रटो दिन में सफ़ा। आ जाते हैं। चलो बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, H सबसे अलग कैरेक्टर है इसका, सबसे अलग। और बच्चों देखते हैं कि क्या अलग कैरेक्टर है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इट कंटेन्स अप्रॉक्स 70% मास ऑफ द यूनिवर्स।
यानी ये मोस्ट अबेंडेंट जो आपका H2 है, हाइड्रोजन, H2 डाईहाइड्रोजन, ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का, और ये अप्रॉक्स 70% मास रखता है यूनिवर्स का। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का देख लेते हैं बच्चों। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ऐसे रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में आएगा, पहली शेल 1 और उसका S सब शेल, पहला ऑर्बिटल 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s1। 1 क्यों, एक ही इलेक्ट्रॉन था भैया, पहली शेल में आया, और उसमें भी कौन सी सब शेल, सबसे पहले कौन सी सब शेल आती थी, S, फिर P, फिर D, फिर F। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो मिस किया, फटाफट वहाँ पे देखो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख के आओ चपाटी। चलो 1s और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक S सब शेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो एक ही है, रह सकता है 1s1। ठीक है, आ जाओ बच्चों। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कितने, 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स। डिस्कस कर लें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में। चलो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप क्या होते थे, फिर से मिस किया वीडियो लेक्चर, पढ़ा हुआ है ना बेसिक केमिस्ट्री में, फटाफट देखो। आइसोटोप्स क्या होते थे, जिनमें एटॉमिक मास सेम होता था, यही था, नहीं, एटॉमिक मास सेम होता था, वो क्या थे, आइसोबार्स। और एटॉमिक नंबर जिनमें सेम हो वो क्या होते थे, हमारे आइसोटोप्स। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो क्या होंगे, आइसोटोप। ठीक है, अब प्रोटियम में बच्चों एक ही रहता है आपका प्रोटॉन। ड्यूटेरियम क्या हो जाता था बच्चों, 1h2, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसमें एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे 1 है ना, ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता था, और एटॉमिक मास क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन कितना, 1, तो 0 न्यूट्रॉन। और ड्यूटेरियम की क्या था, 1h2, 1 प्रोटॉन, और ये 2 क्या होता था, एटॉमिक मास, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये वाला वीडियो मिस किया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, फटाफट से स्क्रॉल मारो, देख के आओ। अरे अभी देखने पहुंच गए, चलो पहले ये तो कंप्लीट कर लो, फिर देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मिस किया है उसको तो ज़रूर देखो, क्योंकि वो बेस है हमारी केमिस्ट्री का और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलो ट्राइटियम पे आ जाओ, 1h3, इसमें कितना हुआ, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बच्चों ट्राइटियम में देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इसका एटॉमिक मास है, तो इसको हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है, हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है। साथ ही साथ ट्राइटियम क्या करता है, रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है। रेडियो एक्टिविटी शो करने में क्या होता है बच्चों कि रेज हमेशा न्यूक्लियस से रेज पास आउट होती हैं, और ये फिनोमेना क्या, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, एटम अनस्टेबल होता है, ब्रेक न्यूक्लियस उसका ब्रेक होता रहता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, और ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता था, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता था, जब हैवी न्यूक्लियस हो, हैवी न्यूक्लियस क्या कहलाता है, हमारे कैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस हैवी हो, N/P का रेशियो अनस्टेबल हो, तो क्या हो जाता है बच्चों, न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, और सबकी टेंडेंसी होती है खुद को स्टेबल करना, खुद को। अच्छा बताओ, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, खर्च करना शुरू करते हैं। पैसा आ गया, अनस्टेबल हो गया भैया, रुक ही नहीं रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये शॉपिंग, वो शॉपिंग, ये ज़ारा, गुची, ये, तो हम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉपिंग। तो सेम इसमें भी है बच्चों, न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल, ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा,
और उसके लिए बहुत सारी अल्फा बीटा गामा रेज पास आउट होती रहती हैं और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना दिमाग में और मैरी क्यूरी का नाम दिमाग में ना आए, इम्पॉसिबल। अब ये कौन थी, फटाफट से गूगल मारो और याद करो, क्योंकि जब तक अपने आप एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं आगे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप, मोस्ट अबंडेंट डाइहाइड्रोजन क्या था, H2 क्या था हमारा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अबंडेंट एलिमेंट था हमारे यूनिवर्स का। हमने तीनों आइसोटोप भी डिस्कस कर लिए, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी डिस्कस कर लिए, रेडियो एक्टिव फिनोमेना भी देख लिया। यहाँ तक सारी बातें चर्चाएं हो चुकी हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन का क्या रोल है हमारी पीरियोडिक टेबल में। बच्चों देखो 1H1 यानी एटॉमिक नंबर कितना, 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बच्चों, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 1। अब इसमें S और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s1। इसको बच्चों 1s2 होने के लिए देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन यानी S2 की कंडीशन, क्योंकि S2 में सिर्फ एक ऑर्बिटल होती थी और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो जब S2 की कंडीशन हो जाए तो स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल तो फिल हो गया ना। हम सब क्या चाहते हैं भैया, फिल होके हर चीज़ जो चाहते हैं, जो हमारा एम है वो पाले, यानी फिल हो जाएं और स्टेबल हो जाएं। सेम इसी हाइड्रोजन का क्या है, या तो हम पूरे खाली हो जाएं कि कुछ भी लूज करने के लिए ना बचे। वो क्या है कहावत, एक नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो लूज क्या करेगा। तो यही चाहता है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी चला जाए तो हमारे पास कुछ बचे ही ना रोने के लिए, तब हम स्टेबल हो जाएं, या फिर हम अपने गोल यानी एक इलेक्ट्रॉन को और पालें तो 1s2 बना के स्टेबल हो जाएं। सिंपल सी बात है। मेन मुद्दा क्या है, स्टेबिलिटी का। हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, हर एक एलिमेंट की डिज़ायर है स्टेबिलिटी, इवन हमारी भी डिज़ायर है भाई स्टेबिलिटी। ठीक है, तो 1h1 बच्चों 1h1 होता था, 1h1 होता था तो एक s ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 होते थे। 1s1 हो रहा है यहाँ पे देखो क्या है 1s1, तो ये चाह रहा है या तो यहाँ से 1 चले जाए यानी 1h0 हो जाए, कुछ भी ना बचे, नंगे न नहाएंगे क्या निचोड़ेंगे क्या, या फिर ये चाहता है 1s2 हो जाए यानी 1s2 होके फिल हो जाए और हम स्टेबल हो जाएं। ठीक, तो ये क्या करता था, H+ भी बना लेने की टेंडेंसी रखता था, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बना ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H- बना ले। इसमें दोनों टेंडेंसी होती थी, H+ बनाने की भी और H- बनाने की भी। फटाफट से देख लो H+, एक एग्जाम्पल देख ले बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। चलो HCl ले लिया, HCl यहाँ पे H+ Cl- और NaH ले लो, सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे Na+ और H-। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो वो हाइड्राइड बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाता है तो ये केटायन बना लेता है, और क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये क्या बना लेता है एनायन फ्लोराइड। ठीक है, हो गया, H+ भी बना रहा है और H- भी बना रहा है। इसलिए जब क्लासिफिकेशन के टाइम ये देखा गया कि हाइड्रोजन की तो बड़ी विचित्र कहानी है, ये कैटायन बनाने की भी टेंडेंसी रखता है और एनायन बनाने की भी टेंडेंसी रखता है, इसलिए क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल में इसको सबसे डिफरेंट प्लेस दिया गया। और कहाँ रखा गया, क्लास पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर बीच में सेंटर में, सबसे ऊपर सेंटर में हाइड्रोजन को रख दिया गया। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू और टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल बी बैक। ओके बच्चों, ले लिया ना स्क्रीनशॉट फटाफट से। अच्छा, अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट
you can share it with us in comment section. So I will try to clear all your doubts. क्या ट्राई करूँगी? आपके हर डाउट को क्लियर करने का। यहाँ पे डाउट हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, आ जाओ फटाफट से समझ लो बच्चों। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन बनाकर स्टेबल होने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। बच्चों आपके जितने मेटल्स होती हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वाई? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी आपकी मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक या सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं बच्चों। अच्छा, आपके पास एक या दो चीज़ हैं कोई, और आप सोचोगे कि वो चीज़ हटा दें और हम स्टेबल हो जाएं, या फिर कि 6 से 7 चीज़ें किसी से भिखारी की तरह मांगे। भैया हमें स्टेबिलिटी होने के लिए क्या चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायर है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हमारी कंडीशन स्टेबल। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक या दो। ठीक है, हमारी टेंडेंसी क्या है? या तो एक या दो। जो आउटर मोस्ट शेल अभी हमारी प्रेजेंट की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन है, या तो हम उसको लूज कर दें ताकि वो शेल ही खत्म और उसके अंदर वाली तो फिल है, 8 है, हम स्टेबल, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। या फिर 6 इलेक्ट्रॉन मांगे, प्रेजेंट की करंट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पहले लाएं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबिलिटी करें। तो क्या होता है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन मांग के लाना और एनायन बनाना इज टू वे डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। इससे अच्छा जो अभी की जो प्रेजेंट हमारी लास्ट शेल है वहाँ में जो एक या दो इलेक्ट्रॉन पड़े, भैया ले जाओ तुम, हमें इनकी नहीं ज़रूरत है, वो शेल ही ख़त्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ले जाओ। वो शेल ख़त्म, हमने कैटायन बना लिया, उसके अंदर वाली शेल फिल थी, 8 इलेक्ट्रॉन थे, हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना ही क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब नॉन मेटल्स की कहानी सुन लो। नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते हैं हमारे नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में। अब उनकी क्या कहानी, उनकी क्या दुख भरी दास्तान है, वो भी सुन लो। अच्छा बच्चों, आप क्या चाहोगे कि 5, 6, 7, 8 जितने भी आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज करो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप से शेयर कर लो कि भाई मेरे पास 5 हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम्हारा भी काम चल जाए हमारा भी काम चल जाए। तुम्हें तो लूज करना था ताकि तुम्हारी शेल गायब हो जाए, और हमें वो चीज़ चाहिए थी ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। तो बस उनके लिए 6-7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इससे आसान उनके लिए क्या रहता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव आयन बना लें और फटाफट से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी। बस इसीलिए सारी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाती हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेती हैं, यानी पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाती है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। उनका सारा का सारा मुद्दा स्टेबिलिटी का है। हर एक एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना। ठीक है, आया समझ में? आ ही जाना चाहिए, बोलते बोलते गला भी दर्द होने लगता है कभी तो। आ गया ना? आ गया तो कमेंट सेक्शन इज देयर वेटिंग फॉर यू बच्चा भाई। चलो आगे बढ़ जाएं। हाइड्रोजन की तरफ बेचारा बुरा मान जाएगा, बीच छोड़ दिया, कहेगा लो लाए से तैरा के नैया पार कराने के लिए, नहीं नदिया पार कराने के लिए, और नैया बीच भंवर में फंसा के चल दिए। आए थे नदिया पार कराने और नैया बीच भंवर में फंसा के चल दिए। नहीं भैया पार करवा देते हैं इनको, आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है 1 लाइनर्स हमारे केमिस्ट्री के, मिस मत करना। आ जाओ बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं डाईहाइड्रोजन की। इसको डाईहाइड्रोजन क्यों कह रहे हैं भैया? H2 देख लो, 2 कहीं होता है डाई हो जाता है, H2 डाई, मरना ही चाहते हैं ये, डाई नहीं मारो ना, H2 याद रखो।
बच्चों ये सारे हंसी मजाक ये सब किस लिए, ताकि आपको याद हो जाए। हमारा मेन मकसद है आपको याद करवाना, यानी बच्चा पार्टी को याद होना चाहिए। मेन मुद्दा बस यही है, बच्चा पार्टी खुश, हम खुश। चलो H2 CO और H2 मिलके बच्चों क्या बनाते हैं, इनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट, देख लो सिंबल्स में जमीन आसमान का अंतर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी लिखोगे C भी कैपिटल O भी कैपिटल, ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कोबाल्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो C कैपिटल और O स्मॉल रखते हैं। अब कर्सिव ना बनाने बैठ जाना, ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी केमिस्ट्री की। ठीक है, सिंबल है, सिंबल ही बनाए रखना है इसको। बहुत कुछ होते ना, क्या बच्चों क्या टर्म है जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट, कैलियोग्राफी, कुछ भी ऐसे ही कुछ कहीं सुना था, याद नहीं आ रहा। जो भी है, बहुत कर्सिव और ये घुमा दिया और वो घुमा दिया करके राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिंबल है, ध्यान रखना। बुरा मान जाएगी, अगर जिंदा होगी तो आत्महत्या कर लेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, CO कैपिटल दोनों, और ये है कोबाल्ट भाई साहब है हमारे, C कैपिटल O स्मॉल। चलो आ जाओ फटाफट बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके इस मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, वाटर गैस। कह दिया वाटर गैस। देखो ऐसे याद कर लो, H2 ये था, O ये था, और वाटर H2O होता है, बस वाटर गैस याद हो गया। वाटर गैस क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला के क्या बना रहे हैं, मिक्सचर को क्या कह रहे हैं, वाटर गैस। आप देखो बच्चों, इसको सिन गैस भी कहते हैं, इसी को सिन गैस भी कहते हैं। क्योंकि इस मिक्सचर का इस्तेमाल मेथनॉल बनाने के लिए करते हैं। इस मिक्सचर को दो नाम दिए जाते हैं, एक तो वाटर गैस, साथ ही साथ सिन गैस। सिन गैस क्यों, क्योंकि इसी मिक्सचर का यूज मेथनॉल बनाने के लिए किया जाता है। अब मेथनॉल ले ही लिया है ना, तो ज़रा इसके फॉर्मूले पे भी आ जाओ। आइए आपका इंतज़ार था। मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH, मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH। CH3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, मिथाइल ग्रुप, और OH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोहल ग्रुप। बच्चों जब कहीं फंक्शनल ग्रुप OH हो, ठीक है, जब कहीं फंक्शनल ग्रुप OH हो, एल्कोहल हो, तो इसका जब आप IUPAC लिखते हो तो क्या हो जाता है, ऑल। क्या लिखते हैं, सफिक्स क्या जुड़ता है, ऑल। यानी ऑल का क्या मतलब, OH फंक्शनल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, और ये एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, मेथनॉल। मेथ एक कार्बन की चेन, ठीक, क्लियर। मेथ यानी एक कार्बन, सिंपल सी बात। डिस्कस करेंगे क्या, IUPAC काम की है, बिल्कुल पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी वन लाइनर्स पे आ जाओ, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। प्यारा पार्टी मेरी, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो। अब प्यारे प्यारे से फिर गाना याद आ गया, क्या करें, आप लोग इतने प्यारे प्यारे हैं कि गाने याद आ जाते हैं। कौन सा था, मेरी प्यारी प्यारी तो अखियाँ, लाल तारे नीले मेरे अखियों के तारे, याद कर लो, अब तो नहीं भूलोगे। सिन गैस क्या है, मिथेनॉल, और इसी को क्या सिन गैस क्यों कहते हैं, मिथेनॉल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, वाटर गैस। और क्या है ये, COH2। मिथेनॉल बना रहे हैं, इधर अमोनिया बुरा मान जाएगी। क्यों 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 भैया, हाइड्रोजन का यूज़ करके अमोनिया भी तो बना रहे हैं हम। अमोनिया, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बच्चा पार्टी, नहीं। अब हो गई बैलेंस, कह दो नहीं। यानी 3H2 + N2 2NH3, ये है हमारी हैबर प्रोसेस, और इससे क्या बनाई जाती है, अमोनिया। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, हैबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, तो हैबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, अमोनिया। और
क्या क्या रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हैबर प्रोसेस से क्या बनाया गया? अमोनिया। क्या क्या रिएजेंट्स? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब याद रहेगा। स्क्रीनशॉट तो मांगता है भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, जाना नहीं कहीं, एंड तक बने रहना। सारे वन लाइनर्स डिस्कस करने आज इस चैप्टर के, फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, डिस्कस कर लिया। अब बच्चों हाइड्रोजन की ही यानी डाई हाइड्रोजन की एक और प्रॉपर्टी सुन लो, वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि H2 का यूज़ फ्यूल सेल में किया जाता है। फ्यूल सेल में H2 का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फ्यूल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, इसलिए इसका यूज़ फ्यूल सेल्स में किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। मेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, हो गया? चलो, वो बहुत कर ली चर्चा इनकी। अब पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी पे आ जाते हैं H2O पर। H2O बच्चों, H2O कैसा मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? बेंट। याद रखना, वन लाइनर है, क्या होगा स्ट्रक्चर? बेंट। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा? 104 डिग्री 9 मिनट। बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 9 मिनट। कैसा मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर कैसा? बेंट। साथ ही साथ हाईली पोलर। हाईली पोलर क्यों भैया? देखो इधर कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कोवैलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इधर लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें कितने लोन पेयर बाकी हैं? 2। ये देखो, ये देखो, इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर की वजह से क्या आ गई? पोलैरिटी। यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जो है खींच लेंगे एक तरफ। ये क्या है? हाईली पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। वाटर भैया बड़ा विचित्र प्राणी। वाटर क्या है? बड़ा विचित्र। अच्छा बच्चों, ये जो डिस्कस कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, बेंट स्ट्रक्चर, ये कहाँ से आया? ये भी आया तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन here today we are discussing the one liners of this chapter that is most important for your upcoming exam. So no need to skip any part. हर एक चीज डिस्कस की जाएगी। If you are having any problem, you can share your problem with me in the comment section. ठीक है भाई, वन लाइनर्स का वादा था अपना, वो पूरा कर रहे हैं। चलो, ये वाटर बड़े ही विचित्र प्राणी, तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आइस, लिक्विड तो लिक्विड है ही, और गैस यानी वाटर वेपर। तो वाटर इज अवेलेबल इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के फॉर्म में आइस, ठीक है, वाटर वेपर्स गैस, एंड लिक्विड तो ये खुद हैं। ठीक है, समझ में? अब ये तो बात हो गई, इस पे चर्चा हो गई। आइस पे आ जाते हैं। एक बहुत क्वेश्चन, जनरल सा क्वेश्चन बनता है कि आइस क्यूब्स वाटर पे फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे? बच्चों कभी आइसी कोल्ड वाटर पिया है? नहीं पिया? आज ही ट्राई करो। मौसम भैया गला बचा लेना, चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पीने न लगना। एक ग्लास लेना, आइस क्यूब्स डालना, पानी उसमें डालना, देखना आइस क्यूब्स उसमें सिंक करेंगे या फ्लोट? फ्लोट करेंगी। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो भैया बायोंसी फिनोमेना, अब थ्रस्ट लगा दो। जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी अब कम होगी वो उस किसी फ्लूइड के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा? फ्लोट। चलो आ जाओ, नहीं समझ में कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बीकर लिया, फ्लूइड क्या लिया? लिक्विड ले लिया, वाटर। क्या भर दिया? वाटर। क्या ले लिए? आइस क्यूब। तैर रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में
सबमर्ज कराएं पार्शियली या कंप्लीटली, तो वो सिंक करेगा या फ्लोट, ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी, उस सॉलिड की डेंसिटी जिस लिक्विड में उसे सबमर्ज कराया जा रहा है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम। अगर इस सॉलिड की डेंसिटी इस लिक्विड के कंपैरिजन में कम होती है तो ये क्या करता है, फ्लोट। और अगर इस सॉलिड की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, सिंक। यानी ये ज़्यादा से, इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, कहेगा हमारी डेंसिटी ज़्यादा, हम महान, नीचे बैठेंगे एकदम कोने वाली सीट लेके फिर सिनेमा हॉल में आराम से पैर फैला के पीछे बैठेंगे, और कह रहे हम भैया गरीब आदमी, डेंसिटी ही कम, हम तो आगे ही स्क्रीन के सामने ही बैठ के गर्दन उचका के काम चला लेंगे। ठीक, अब ये हमेशा याद रहेगा कि जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में सबमर्ज कराया जाए तो वो सॉलिड उसमें सिंक करेगा या फ्लोट, ये डिपेंड करता है कि उस सॉलिड की, फिर से सुन लो, उस सॉलिड की डेंसिटी जिस भी लिक्विड में उसे सबमर्ज कराया जा रहा है उसके कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा। अगर सॉलिड की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है तो वो क्या करता है, आगे वाली सीट लेके गुजारा कर लेता है, यानी फ्लोट कर जाता है। पैसा नहीं है, आगे ही बैठ के मूवी देख लेंगे गर्दन उचका के, लेकिन मूवी देख लेंगे, ठीक है। तो ये सिंक आपका सिंक नहीं करता, फ्लोट करता है। फिर लेकिन अगर उसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की, लिक्विड की डेंसिटी में ज़्यादा है, कहेगा हम तो बहुत बड़े आदमी, पीछे वाली सीट पे चलो, आराम से पैर फैला के बैठेंगे, वहीं याद पैर फैला के बैठेंगे, वहीं मूवी देखेंगे बढ़िया फैल के। तो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा और सिंक कर जाएगा। अब ये फिनोमेना हमेशा याद रहेगा, लिख के ले लो। नहीं याद रहा, कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन हमेशा इंतज़ार करता है आपका, कोई प्रॉब्लम हो फटाफट बता दो वहाँ पे। चलो, इसका स्क्रीनशॉट बनता है और इसके बाद वी विल डिस्कस हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ H2O की हार्डनेस से। ओफ, लिखने भी ना देंगे ये लोग। हार्डनेस, बच्चों हार्डनेस क्या होती है, सोप से रिएक्शन कराने से वाटर अलग अलग आपकी क्वालिटीज़ शो करता है। आपकी क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़, किससे कितना फोम क्रिएट हो रहा है, ये क्या होती है, हार्डनेस। ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करती है। बच्चों वाटर अगर आप उसमें थोड़ा सा भी सोप मिलाएं और झाग बनाएं तो झाग बहुत इजीली अगर बन जाए, वो वाटर कैसा, आपका सॉफ्ट वाटर। और अगर झाग ना बन पाए और वो प्रेसिपिटेशन होने लगे सोप का, तो क्या हुआ, हार्ड वाटर। अब याद रहेगा, अब जब भी धुलाई करने बैठोगे सबसे पहले हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर ही याद आएगा पक्का। यानी जब झाग बहुत आसानी से बन रहा है तो वाटर इज सॉफ्ट, और जब प्रेसिपिटेशन होना सोप का स्टार्ट हो जाए तो वाटर इज हार्ड। अब हार्डनेस बच्चों क्यों आती है, हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से। यानी वाटर में हार्डनेस क्यों आई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से वाटर में हार्डनेस आ गई। अब कौन से सॉल्ट्स, सॉल्ट्स तो कोई भी हो सकते हैं, मेन हमारे मेटल्स क्या हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सा, कार्बोनेट सॉल्ट ले लें, क्लोराइड ले लें, सल्फेट ले लें, क्या ले लें, किसको ले लें, किसको छोड़ दें, कहा सबको ले लो, सबको ले लो, सबको ना ले लो। कौन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वाटर की हार्डनेस के लिए। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, और कैसे सॉल्ट, कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, वाटर की हार्डनेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल, सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब भैया कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट्स,
तो कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट। आ जाओ बच्चों, हार्डनेस क्या होती है? 2 तरीके की होती है। सही लिखा है? हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। नाम से ही समझ गए होगे कि ये टेम्परेरी है और ये परमानेंट। टेम्परेरी मतलब कहते हैं हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आएंगे और चले जाएंगे। हार्डनेस भी थोड़े ही समय के लिए होती है। जब ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर में, तो उसको आप बॉईल कर दो उस वाटर को, यानी ऐसा वाटर जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस हो, आप उसको बॉईल कर दो तो हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉफ्ट वाटर में। भैया 4 दिन के मेहमान थे, गर्म करके डंडा मार के भगा दिया, हार्डनेस चली गई। ऐसे याद कर लो, 4 दिन के लिए मेहमान आए थे, सोचे ज़्यादा दिन रुक जाएं, अच्छा लगने लगा, 40 दिन रुकने का प्लान बना। आए थे 4 दिन के लिए, प्लान बना लिए 40 दिन का। क्या किया? डंडा मार के भगाना पड़ा, गरम कर दिया, भगा दिया, गरम गरम डंडे मारे, भाग गए। हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? सॉफ्ट वाटर में। अब ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। टेम्परेरी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस होती है जिसे बॉईल करने पे दूर भगाया जा सके और हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉफ्ट वाटर में। ठीक, पक्का। परमानेंट हार्डनेस पे आ जाओ। परमानेंट हार्डनेस बच्चों वो होती है जो बॉईल करने पे नहीं जाती। और कुछ होते हैं ना ढीठ लोग, परमानेंट हार्डनेस ढीठ है, कह रही आओ देखे कितने डंडे मारोगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस ये ढीठ हैं, कह रहे जो करना है कर लो, जाएंगे तो नहीं। बस परमानेंट हार्डनेस क्या है? ढीठ है, नहीं जाएगी चाहे जितना बॉईल कर लो। ये परमानेंट हार्डनेस हो गई। अब बच्चों, जब हार्डनेस हमारी इन सॉल्ट की वजह से थी, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेरी हार्डनेस भी किसी सॉल्ट की वजह से होगी और परमानेंट हार्डनेस भी किसी सॉल्ट की वजह से ही होगी। तो वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। ठीक, टेम्परेरी हार्डनेस किससे आई? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस किससे आई? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट की वजह से। अब टेम्परेरी वाले तो झेल लिए, परमानेंट वाले कह रहे हैं ढीठ हैं हम। वो सुना ना, यम है हम, वैसे ढीठ हैं हम, कैसे भगाओगे? तो कह रहे हैं आओ बेटा आ जाओ, अगर तुम डाल तो हम 5 रिएक्शन करवा देंगे, तब भगा देंगे तुमको। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए कई केमिकल रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे परमानेंट हार्डनेस भी दूर की जा सकती है। लेकिन हमारे लिए उन रिएक्शंस पे जाना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है कि नेम द सॉल्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर, या फिर नेम द सॉल्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से थी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फाइड की वजह से। Take a screenshot. We will be back. No need to go anywhere because हाइड्रोजन पेरोक्साइड आने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि जाना मत, अब आने वाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या हुआ? H2O2 क्या है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा बच्चों, पेरोक्साइड कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो याद रखने के लिए आ जाओ मेरे साथ बोर्ड पे। ऑक्सीजन क्या क्या बनाता है? देखो, बहुत नालायक प्राणी है ये, बहुत परेशान करता है। ये ऑक्साइड बनाता है। जब ये ऑक्साइड बनाएगा, जैसे H2O, जैसे Na2O, तो इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -2। ठीक है, कितनी? देख लो, माइनस है, -2। ऑक्साइड्स में
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और जब ये परऑक्साइड बना ले जैसे H2O2, तब यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, देख लो -1 है। जब ये सुपर ऑक्साइड बना ले तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12। ठीक है, ये ना जाओ सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल पे, ऑक्सीडेशन नंबर याद रखो। जब ऑक्साइड है तो ऑक्साइड बना रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1। सुपर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -12, -2, -1, -12। इसका आधा 1, इसका आधा आधा, माइनस तो है ही भैया क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव। आधा आधा ऑक्साइड, नाम बड़े हो रहे हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। ऑक्साइड छोटा सा नाम -2, पर ऑक्साइड बड़ा नाम -1, घट गए। सुपर ऑक्साइड इतना बड़ा नाम और आधी, ऑक्सीडेशन नंबर आधा, नाम बड़े दर्शन छोटे। 3 बना रहे, फिर 3 आ गए। याद रखना 3 3 बहुत रिपीट होगा, और 3 3 जय माता दी तीसरा ऑप्शन सही, जय माता दी तीसरा ऑप्शन सही। ये ना करना 3 3 के चक्कर में जय माता दी लेट्स रॉक ना करके आना, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेना, ठीक है। 3 है। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बच्चों H2O2 सनलाइट में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, सनलाइट में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको प्लास्टिक वेसल्स में करके ड्राई एरिया में, डार्क एरिया में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको डार्क प्लेसेस में रखा जाता है प्लास्टिक वेसल्स में करके। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया भैया। अब कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें? हैवी वाटर बचता है, हैवी वाटर का यूज बचता है और फॉर्मूला बचता है। बस जितने 1 लाइनर इम्पोर्टेंट थे इसके यकीन मानो कवर कर दिए। एक पॉइंट और देख लो, H2O2 से ये बनता है बच्चों, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी इस पे। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो और चर्चा में आ जाओ मेरे साथ, बड़ी लंबी चर्चा होने वाली। नहीं डरा रहे थे, छोटी ही चर्चा है लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले लो। बच्चों मन के साथ चो याद दुलारो, नहीं इतनी सड़ी आवाज़ नहीं मेरी अगर इतनी सड़ी लगती है तो वो भी कमेंट सेक्शन बता दो, यकीन मानो बुरा नहीं मानेंगे हम। चलो बच्चा पार्टी मेरी, हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होते हैं। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें सारा खेल ऑक्सीडेशन नंबर का है, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का। किसी भी एलिमेंट की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव वैलेंसी का बढ़ना क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन होना। और जब निगेटिव वैलेंसी बढ़ने लगे या फिर पॉजिटिव वैलेंसी घटने लगे, भैया कान इधर से पकड़ो या इधर से, पकड़ा क्या गया कान, तो चाहे पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ा दो, पॉजिटिव वैलेंसी को घटा दो या निगेटिव वैलेंसी को बढ़ा दो, कान तो एक ही पकड़ा गया। यानी पॉजिटिव वैलेंसी का बढ़ना ऑक्सीडेशन है तो निगेटिव वैलेंसी का बढ़ना रिडक्शन है। अब कौन से एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कौन से एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, हम इस पे गहनता से चर्चा करेंगे। ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। किसकी पार्लियामेंट? हमारी पार्लियामेंट। ये मुद्दा हमारी पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुको, ज़रा सब्र करो, हम ये मुद्दा वहाँ भी उठाएंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि बच्चों जो एलिमेंट्स खुद रिड्यूस होंगे, खुद रिड्यूस यानी उनकी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी, उनका अपना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, वो दूसरों के लिए क्या काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का।
यानी हम बर्बाद हैं लेकिन तुमको जिता देंगे, हम डूब जाएंगे लेकिन तुमको जिताएंगे। तो जो खुद रिड्यूस होंगे वो हमारे लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे वो हमारे लिए क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ उल्टा है, ये क्या, इनकी क्या नीति है, परोपकार, पर उपकार कुशल बहु तेरे। यानी अगर हम डूबेंगे तो तुमको ज़रूर बचा लेंगे, हम ऑक्सीडाइज हुए तो तुम रिड्यूस होगे, हम रिड्यूस हुए तो तुम ऑक्सीडाइज होगे, बस अपोजिट ही रहना है, ठीक है, क्लियर। अभी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं हैवी वाटर। वाटर पढ़ लिया, हैवी वाटर बुरा मान जाएगा। हैवी वाटर, हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला D2O। अब ये हैवी वाटर क्यों है, चर्चा देख लो। H2 होता था वाटर, यहाँ पे प्रोटियम यूज किया है बच्चों, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ड्यूटीरियम 1H2 वाला। ये भारी है, ये भारी, 1H1 भारी कि 1H2 भारी, 1H2। ये इसका मास नंबर देखो ज्यादा, ये भारी, ड्यूटीरियम, तो ये वाटर कैसा, हैवी वाटर, ठीक, याद रहेगा। यानी D2O is known as heavy water. Why? Because in this deuterium is used, which is a heavy isotope or heavy isotope of hydrogen. याद रहेगा। एक क्वेश्चन बनता है हैवी वाटर का यूज कहाँ होता है, तो हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह इसका यूज होता है। बस कहानी इनकी इतनी ही, कहानी इनकी इतनी ही। और H2O2 बच्चों दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो आपसे पूछा जाए कि H2O2 का बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग, तो कहना नहीं, एक में संतुष्टि नहीं इसको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। और न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह किसका यूज हो रहा है, D2O यानी हैवी वाटर का। और हाइड्रोजन चैप्टर से जितने भी NCERT में आपके इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स थे, यहीं पे कहानी खत्म। तो समय आ गया है दोस्तों आपसे विदा लेने का, लेकिन लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। Please like, comment, share and subscribe our channel. If you are having any doubt, you can share your doubts in the comment section. And if you want to join our WhatsApp group, then you are most welcome to Study Mantra. We are highly waiting for you. Our number, WhatsApp number is given in the description box as well as in the first comment, which is pinned there. So, thank you for watching us. Thank you. Screenshot.